आपका सरदार पर सियासत तेज हो गई है और नए सीएम के नाम पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब सीएम के नामों पर चर्चा हो रही है। पहले सुनील जाखड़ का नाम सामने आया था, अब इसके बाद अंबिका सोनी को यह ऑफर दिया गया है, लेकिन उन्होंने भी यह ऑफर ठुकरा दिया है। खबर आपको दिखा रहे हैं बड़ी, जहां कौन होगा पंजाब का सरदार, और सोनिया गांधी के आदेश का अभी तक सबको इंतजार है। आपको बता दें, अंबिका सोनी ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया है। बड़ी खबर आपको दिखा रही है, पंजाब से खबर है, जहां कौन होगा पंजाब का सरदार पर सियासत लगातार जारी है। और खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता अंबिका सोनी का एक बयान सामने आया है। खबर आपको दिखा रहे दिल्ली से, जहां कांग्रेस नेता अंबिका सोनी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पंजाब मुख्यमंत्री पद के लिए मना कर दिया है। साफ तौर पर अंबिका सोनी ने मंत्री पद लेने से मना कर दिया है, मुख्यमंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पंजाब मुख्यमंत्री का चेहरा कोई सिख होना चाहिए, ऐसा कहना है अंबिका सोनी का। बड़ा बयान आया है कांग्रेस नेता अंबिका सोनी का, जहां उन्होंने पद ठुकरा दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने पंजाब मुख्यमंत्री पद के ऑफर को स्वीकार नहीं किया। पंजाब मुख्यमंत्री का चेहरा कोई सिख होना चाहिए, कहना है ऐसा अंबिका सोनी का। और आपको बता दें, सोनिया गांधी और राहुल से स्वयं अंबिका ने बातचीत की है। उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया है मुख्यमंत्री पद का। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लगातार पंजाब में सियासी हलचल जारी है। अभी तक मुख्यमंत्री पद के नाम का सस्पेंस बरकरार है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पंजाब मुख्यमंत्री का चेहरा कोई सिख ही होना चाहिए, ऐसा कहना है अंबिका सोनी का। आपको बता दें कि लगातार सीएम पद के लिए, सीएम चेहरे के लिए नाम आ रहे थे। मेरी मान्यता है, आज से नहीं पिछले 50 साल से, कि पंजाब का मुख्य चेहरा जो होना चाहिए वो एक सिख होना आपकी चाहिए। रिफ्यूजल को एक्सेप्ट किया गया है? अब मैंने जब एक्सप्लेन किया कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह को, मैं समझती हूँ जब मान्यता की बात है तो वो एक्सेप्ट करते ही है ना, तभी तो दोबारा क्या कहती है किसको होना चाहिए? एक मैं नहीं कह रही, मैं कहती हूँ कि पंजाब का मुखिया सीएम को वो एक सिख चेहरा होना चाहिए, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही सूबा है जहाँ सिख को आज फाइनल हो जाएगा नाम? आज हो जाना। खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां अंबिका सोनी ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया है और उनका एक बयान भी सामने आया। उस बयान में उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा, मुख्यमंत्री एक सिख ही होना चाहिए। और लगातार पंजाब में सियासत जारी है। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर लगातार घमासान चल रहा है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कई नाम सामने आए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। और अब हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बेमिसाल 4.5 साल पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि उनकी सरकार ने पिछले 4.5 साल में क्या क्या किया है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल की सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक की श्रेष्ठ और जनता के साथ रहने वाली सरकार बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मीडिया के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उत्तर प्रदेश के 4.5 वर्ष का एक कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि से एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। आपने देखा होगा
ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। और अब खबर शहडोल से, जहां पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता और पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाकर जिले के विभिन्न पुलिस कार्यालयों और थानों और अन्य इकाइयों के परिसर में सफाई करके वृक्षारोपण किया गया। अभियान की अगुवाई करते हुए शहडोल जोन पुलिस एडीजी डीसी सागर द्वारा पुलिस लाइन परिसर में श्रमदान करके पहले झाड़ियों को साफ किया गया और जिसके बाद वृक्षारोपण किया गया। तो पुलिस लाइन में जो शहडोल के जाबाज पुलिस अधीक्षक हैं अवधेश गोस्वामी जी, उनके और उनकी टीम के द्वारा पिछले कुछ दिनों से वृक्षारोपण की जो ड्राइव चलाई गई है, मुहिम चलाई गई है, उसमें बहुत ही आशातीत अद्वितीय उन्होंने काम किया है और जनता को भी उसमें जोड़ा है, पत्रकार बंधुओं को भी जोड़ा है। पर आज और कल 17 सितंबर को जो एक विशेष अभियान चलाया गया है वृक्षारोपण का और सफाई का, वो काबिल तारीफ़ है और सभी जवानों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इसमें सभी जवानों को एक एक पौधा दिया गया यहाँ पर, जिसे वो अपने घर में या अपने आंगन में न केवल लगाएंगे बल्कि उसके पोषण, उसकी देखरेख में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। खबर मुरैना से, जहां लोगों को मुक्तिधाम ना होने के कारण बारिश में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुक्तिधाम ना होने के कारण ग्रामीणों ने तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया और यही नहीं, यहां के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। इसके बाद भी इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। खबर गयारसपुर से है, जहां जनपद सभागार में इंडियन ग्रामीण वितरक के द्वारा प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण समारोह के रूप में मनाया गया। उसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रघुवीर सिंह सूर्यवंशी मुख्य अतिथि के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मौके पर 100 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का भी वितरण किया गया। हमें गर्व है अपने देश पर, देश की मध्य प्रदेश पर। सागर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण के रूप में कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी में आज विधायक शैलेंद्र जैन ने शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उन्होंने सुबह 2 स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कराए, जिनमें एक नमो उपवन जो कि सर्किट हाउस क्रमांक 1 के पास में है। और इस नमो उपवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर 71 पौधे लगाए गए हैं। इसके पश्चात उन्होंने जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया के साथ दक्षिण वन मंडल कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया और लोगों से इन पौधों के संरक्षण की अपील भी की। और इस अवसर पर वन संरक्षक अमित दुबे, वन मंडल अधिकारी नवीन गर्ग भी उपस्थित रहे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है।
खासतौर पर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था को लेकर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और इसी के चलते बैतूल के जिला अस्पताल सहित प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बैतूल के जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का प्लांट आज से शुरू हो गया है। प्लांट की सफल टेस्टिंग की जा चुकी है। इस ऑक्सीजन प्लांट से एक साथ 200 से 700 मरीजों तक ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी, जो बैतूल जिला अस्पताल के लिहाज से पर्याप्त बताई जा रही है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 70वीं वर्षगांठ पर इसका अपने सांसद जी द्वारा लोकार्पण कराया गया है जनता के लिए। ये 1000 LPM का प्लांट है और ये पर मिनट जो है ना इतनी कैपेसिटी का है, इतनी ऑक्सीजन देता है। और 10 लीटर भी अगर एक व्यक्ति को दी जाए तो ये एक साथ 100 लोगों को ऑक्सीजन प्रदान की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीधी जिले के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह और दोहनी विधानसभा क्षेत्र के गिरज्वार मझौली सहित दर्जन भर गांव में घूम घूम कर यात्रा की शुरुआत की है, जहां दोहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम के साथ यात्रा शुरू की गई है। सूरज पद यात्रा सीधी जिले में आज गिरज्वार से प्रारंभ की है। इस पद यात्रा के माध्यम से मैं सीधी जिले के सभी अंचलों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, गांव-गांव जाने के प्रयास करूंगा। वहां पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने नींव के पत्थर हैं उनको प्रणाम करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं जो शहीद हो गए हैं, उन सभी के भी आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और उस गांव की समस्याएं जानकर उसके निराकरण के लिए प्रयास करूंगा। गयारसपुर ब्लॉक में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता और मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन पौधारोपण करके मनाया और मंदिरों में रामायण पाठ और हनुमान चालीसा पढ़कर मनाया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मनोरा के हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। अतिथियों से निवेदन है कि पौधारोपण की शुरुआत। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग हो गई है। पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सहरसा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। कहरा प्रखंड में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सहरसा पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला। पंचायत चुनाव जो है पहला जो हमारा चरण है वो कहरा ब्लॉक में है, तो हम लोग आज से जो है एरिया डोमिनेशन शुरू कर रहे हैं। उसमें जितने भी जो वारंटीज बचे हुए हैं उन लोगों की गिरफ्तारी करनी है और जो पुलिस का एक प्रेजेंस है जिससे कि शांतिपूर्ण चुनाव जो है हमारे यहाँ संपन्न हो सके, इसके लिए जो है हम लोग ये एरिया डोमिनेशन आज से शुरू कर रहे हैं और ये हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। हम लोग हर दिन एक कोई पंचायत जहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स नेगेटिव अगर आती हैं तो वहाँ जा कर के पर्सनली मैं अपने नेतृत्व में हम लोग निकलेंगे और वहाँ पर इंश्योर करेंगे कि वहाँ फ्री और फेयर चुनाव हो, जिससे कि 29 तारीख को, जैसे पहला हमारा जो कहरा में है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी एक दिवसीय दौरे पर नालंदा जिला पहुंचे। मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार शरीफ के IMA हॉल में चल रहे कोविड टीकाकरण से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को भी फूल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और चौधरी ने यह भी कहा कि इस बार पंचायत चुनाव को लेकर हमारी सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। EVM से लेकर वोटर तक पारदर्शिता रखी जाएगी और इस बार पंचायत चुनाव में EVM से जो वोट
करेंगे तो रद्द की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले 15 से 20% वोट रद्द हो जाते थे, जिसके कारण प्रशासन के ऊपर चुनाव में किसी को जिताने और किसी को हराने का आरोप लगता था। हमने बताया कि ईवीएम से लेकर अब वोटर ईवीएम में जब वोट करेगा तो रद्द की स्थिति नहीं होगी। पहले आप देखते होंगे कि 15 से 20% वोट रद्द हो जाते थे और जिसके चलते प्रशासन पे ये आरोप लगता था कि इन्होंने इसको जिता दिया, इनको हरा दिया। तो ऐसे परिस्थिति में अब ईवीएम से हम वोटिंग करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ईवीएम उपलब्ध नहीं हो पाया। हम देश से लगभग 6 लाख ईवीएम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमको 2.5 लाख ईवीएम उपलब्ध हुए, इसलिए 4 पद पर हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे। और इसी बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पंजाब से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। पंजाब मुख्यमंत्री के लिए वोटिंग कार्ड, कांग्रेस हाईकमान ने करवाई है वोटिंग। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। सुखजिंदर सिंह रंधावा को 20 से 22 वोट मिले। आपको बता दें कि कांग्रेस वोटिंग करा रही है मुख्यमंत्री पद के लिए, जहां परनीत कौर को 12 से 14 वोट मिले और सुनील जाखड़ वोटिंग में सबसे आगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस बार इस समय पंजाब में वोटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए वोटिंग कार्डों के जरिए वोट किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब से विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अचानक से वोटिंग का जो है कार्ड सामने आया, आज ही खबर आई थी कि अंबिका सोनी ने पद जो है वो ठुकरा दिया है, उसके बाद अभी वोटिंग कार्ड के जरिए चुनाव किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस पर आपके पास? देखिए, अगर बात की जाए जो वोटिंग चल रही थी, वोटिंग के आगे सुखजिंदर सिंह अपना सुनील जाखड़ सबसे टॉप पे थे, 40 से 42 वोटों के साथ में थे। परंतु अभी एक खबर निकल के आ रही है, जो सूत्रों की बात की जाए, जो बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, संसद बना भी दिया गया हो। अब ये जो खबर निकल के आई, बहुत बड़ी खबर है, मैं ब्रेकिंग दे रहा हूँ अभी आपको। विनोद जी, कल हम इसी पर चर्चा कर रहे थे जब 5 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद हमने लगातार ये खबर चलाई थी कि सुनील जाखड़ जो है बन सकते हैं, मंत्री पद का जो है मुख्य चेहरा बन सकते हैं, और आज वोटिंग में वो सबसे आगे निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आगे निकल के आ रहे हैं, पर जो अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है, और जो बड़ी खबर में अभी फिलहाल की खबर बताता हूँ। सुखजिंदर सिंह रंधावा की अटकलें चल गई है कि उनको शायद मुख्यमंत्री बना दिया गया है, मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है, पर अभी ये विधिवत रूप से नहीं हुआ है, अपना सरकारी रूप से नहीं हुआ है। जी, यानी आपका कहना है कि सुखजिंदर जी जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि वोटिंग में वो दूसरे नंबर पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तमाम जानकारी के लिए विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर नजर बनाए रखिएगा। हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस हाईकमान ने वोटिंग कराई है और मुख्यमंत्री पद के लिए ये वोटिंग कार्ड शुरू किया गया है। आपको बता दें, रेस में सबसे आगे सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, जिन्हें लगभग 20 से 22 वोट मिले हैं, और वहीं अंबिका सोनी, वहीं परनीत कौर को 12 से 14 वोट मिले। लेकिन आपको बता दें, सबसे आगे इस समय सुनील जाखड़ हैं, किसान नेता हैं सुनील जाखड़, जो रेस में सबसे आगे हैं वोटिंग में। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सहरसा से, जहां 100 बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर बथनाहा टोला वार्ड नंबर 8 में एक ही परिवार के 7 लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं, जिनमें महिला सहित बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार ने की है। वहीं डॉक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और सोर बाजार पीएचसी को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल सभी मरीज का सहरसा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और सौरा बाजार चंदौर बथनाहा में जांच टीम को भी भेजा जा रहा है।
ये भी पता चला है, थोड़ा 1 घंटा पहले पता चला है कि गथनाहा में चंदौर पूर्वी का वार्ड नंबर 8 का एक ही परिवार का 7 आदमी सदर अस्पताल में भर्ती हुए हैं जो डायरिया वोमिटिंग से पीड़ित हैं। और पता चला है कि ये अगल बगल में भी फैले हुए हैं। तो वहाँ के सौर बाजार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को मैंने टेलीफोन पर अभी सूचना दी है कि जल्द से जल्द वहाँ मेडिकल टीम भेजें। और अगल बगल के भी घरों में अगर कोई डायरिया वोमिटिंग का केस हो तो उनको क्या स्थिति है उस पर मेडिकल टीम दवा वितरण करे। और इसी बीच खबर बिलासपुर से, जहां 3 युवकों ने कफ सिरप पी लिया। खबर आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से, जहां 3 युवकों ने कफ सिरप पी लिया, जिसमें से एक की मौत हो गई है और 2 युवकों की हालत अभी भी गंभीर है। खबर आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से। आपको बता दें, गंभीर युवकों का सिम्स में इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला बिला थाना क्षेत्र के बरतोरी का है, जहां 3 युवकों ने कफ सिरप पी लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं युवकों की, जहां एक की मौत हो गई है और 2 युवकों की हालत अभी भी गंभीर है। आपको बता दें, सिम्स में इनका इलाज चल रहा है और यह बिला के बरतोरी का मामला है। बिलासपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां कफ सिरप पीने से एक की मौत हो गई और 2 की हालत अभी भी गंभीर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग के सैकड़ों युवकों ने रक्तदान किया और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे की उपस्थिति में पोटिया कला क्षेत्र में 71 पौधों का रोपण भी किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के दुर्ग जिलाध्यक्ष नीतीश साहू ने के न्यूज को बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को नागरिकों के बीच पहुंचकर उत्साह से मनाया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 71वें जन्मदिन के अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय दुर्ग में किया गया था, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 71वें जन्मदिन के अवसर पर 71 युवाओं ने रक्तदान किया है और प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु होने की कामना की है। और किस तरह के राज्यसभा सांसद भी पहुंचे थे दुर्ग क्षेत्र में? राज्यसभा सांसद जी द्वारा 71 पेड़ का वृक्षारोपण करके उनके जन्मदिन पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की एक संदेश दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन अवसर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया। इसमें हम सब युवाओं का बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राहुल भट्ट, युवा मोर्चा। ये कितने यूनिट ब्लड एकत्र किया आप लोगों ने? ये करीब 71% यूनिट। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से, जहां युवा कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हुए अनूठा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसी रोजगार की मांग को लेकर कफन ओढ़कर लेट गए और इधर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हाफिज वारसी और मानव देशमुख के नेतृत्व में मोदी जी रोजगार दो या कफन दो के नारों के साथ रोजगार की मांग की गई और कफन ओढ़कर इसका प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस से मानव देशमुख ने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार युवाओं को छल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि हर साल देश भर के 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, पर यह केवल जुमला साबित हुआ और मोदी के वादा खिलाफी को देखते हुए आज युवा लाचार हैं। आज अखिल भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा मोदी जी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। युवा त्रस्त हो चुके हैं, युवा परेशान हैं आपके झूठे वादों से, आपके झूठे जुमलों से, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के झूठे कथन से। एक दौर था जब लोग डरे सहमे घर में दुबक कर बैठे थे, सड़कें सुनसान थी और हजारों लोग आइसोलेशन सेंटर में भर्ती थे। हर रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे थे। ऐसे संकट के दौर में कोरोना मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भोजन परोसने वाले
वेंडर के घर में आज खाने के लाले पड़े हुए। कारण केवल इतना है कि उन्हें कोरोना काल में परोसे गए भोजन की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। विभाग फंड का रोना रो रही है तो वही वेंडर अपना घर बार बेचने पर मजबूर हैं। सैकड़ों दफा स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आत्महत्या तक करने की नौबत आ सकती है। खबर नारायणपुर से है, जहां जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत उड़ीद गांव के यहां के पंचायत सचिव 8 महीने से नदारद है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक यहां के सचिव सिर्फ जनवरी में एक बारी पंचायत आए थे। इसके बाद से सचिव की कोई अता पता नहीं है। बता दें कि ऐसे लापरवाह सचिव के प्रति घोर विरोध करते हुए ग्रामीण और सरपंच ने भारी आक्रोश में है और उनका कहना है कि ऐसे लापरवाह सचिव को अपने पंचायत में रहने का कोई हक नहीं है। मतलब चेहरा तक नहीं चेहरा ही नहीं दिखाते यहाँ पे। तो आप ऐसे सचिव के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये सचिव के लिए तो हमको तो यहाँ से बाहर भेजना चाहिए कि दूसरा सचिव आना चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन हमको देना चाहिए। गांव वालों को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता उस बारे में पूरा बताना चाहिए, तब हमको गांव वालों को कुछ जानकारी मिलना चाहिए क्या। जी जी। कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ में रोजगार की स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के 16 सितंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 3.8% है, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.6% है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति देश के कई बड़े और विकसित राज्यों से बेहतर है और इसके पीछे 16 महीने के कोरोना संक्रमण काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए बेहतर प्रबंधन को मुख्य आधार बताया जा रहा है। माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियां योजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3% के करीब है, जबकि राष्ट्रीय औसत 22% है। तो कहीं न कहीं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को हमारी सरकार लगातार रोजगार दे रही है। आपने देखा होगा नोटबंदी जीएसटी के कारण 23 करोड़ लोगों की जो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, 97% लोगों की आमदनी आधी हो गई है। इस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ की सरकार की अच्छी योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। फ्लैगशिप सुराजी योजना के घटक में नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के तहत नरवा योजना के जगदलपुर में जल संचय और जल स्रोतों के संरक्षण के तहत जिले के 7 विकास खंड के 40 नरवा का चयन किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 624.65 किलोमीटर है। इस नरवा के विकास से लगभग 11,674 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का विकास किया जा रहा है। ऐसे ऊपर ये तिकुर का है क्या? तिकुर जैसे दिख रहा है। अरे वो तो हल्दी का है ना, वैसे ही होता है। ये हल्दी का पौधा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। भाजपा के साथ हिंदू संगठनों ने भी अब धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें, हिंदू सनातन महापंचायत संघ ने धर्मांतरण के विरोध में पैदल मार्च निकाला और पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में संघ के लोग दिखाई दिए। राजधानी रायपुर के लाखे नगर चौक से ये पद यात्रा नगर निगम रायपुर होते हुए सुभाष स्टेडियम तक पहुंची, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से इसका समापन किया गया। धन्यवाद जो इस विषय के लिए आपने मीडिया सहयोग किया। आज जो विषय है यह आप भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो धर्मांतरण नाम की दीमक हिंदू समाज को खाए जा रही है, उसके रोष व्यक्त करने के लिए आज हिंदू समाज रायपुर राजधानी पर निकला है और इन धर्मांतरण करने वालों को यह बताना चाहता है कि आप जो बीजापुर जिले में लंबे समय से चलाया जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना नेलसनार और डीआरजी की टीम गश्त करने जंगलों में निकली थी। इस दौरान भैरमगढ़ क्षेत्र अंतर्गत बोदली के जंगलों से करपरा के पास माओवादी को पकड़ा गया है। और आपको बता दें कि पकड़ा गया माओवादी भैरमगढ़ क्षेत्र में दीपेश भदौरिया के घर में आगजनी और पार्षद की हत्या जैसे कई वारदातों में शामिल रहा है।
भैरमगढ़ एरिया कमेटी का जन मिलिशिया कमांडर, प्लाटून कमांडर है तथा यह भैरमगढ़ एरिया कमेटी के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। सुप्रू हिमला के विरुद्ध थाना नीरजनाथ और थाना भैरमगढ़ में हत्या और आगजनी के मामलों में विभिन्न धाराओं में मामले पंजीबद्ध किए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर का असर कारोबार पर भी पड़ता नजर आ रहा है। कई व्यापारियों के व्यापार टूट गए हैं और कई अभी भी घाटे में अपना व्यापार चला रहे हैं। कोरोना काल में प्रभावित किसानों के लिए भाजपा अब सड़कों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आपको बता दें कि भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई है, जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर सरकार से उन समस्याओं के निवारण की मांग करी जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की प्रथम कार्य समिति की बैठक हमारे प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई है, जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर कोरोना के संक्रमण काल में गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां के व्यापारियों का बिजली बिल, संपत्ति कर माफ किया। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार भी उस काम को करे, क्योंकि चुनाव से पहले भूपेश बघेल जी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने वादा किया था कि अगर राज्य में कांग्रेस से सरकार बनेगी तो पूरे प्रदेश को टैक्स फ्री बनाएंगे। नगर पालिका परिषद कवर्धा द्वारा 2 करोड़ 19 लाख की लागत से निर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन की सौगात देते हुए कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने लोकार्पण किया। आपको बता दें, लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही निरीक्षण कर मांगलिक भवन कैंपस को अच्छे से साफ सफाई और फिलिंग सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। खबर मिर्जा